विस्तार से छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बम फोड़ा है। ऐसा विस्फोटक बयान दिया है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार के झूठ को बेनकाब करता है। सीएम भूपेश बघेल अक्सर केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते आए हैं, लगाते भी हैं, लेकिन रायगढ़ में पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान टीएस सिंहदेव ने यह साफ कर दिया है कि केंद्र ने छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव नहीं किया। रिपोर्ट देखिए। नहीं मिला जरा भी कम। देने आए हैं, बहुत सारी चीजें देते रहे हैं, दे रहे हैं और भविष्य में भी मिलती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के साथ राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। जो मांगा वो मिला, न कोई शिकवा न कोई गिला। किस बात का अभाव, कभी हुआ नहीं भेदभाव। कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। छत्तीसगढ़ सरकार के दावों, केंद्र पर भेदभावों के झूठे आरोपों की पोल खोल है ये। हर मौके, हर मंच से प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल केंद्र सरकार पर राज्य का हक छीनने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन उनकी ही सरकार के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सबके सामने सच्चाई बयां कर दी। बिना किसी लाग लपेट के साफ कह दिया कि जो मांगा वो मिला। मोदी सरकार ने कभी छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव नहीं किया। आज आप देने आए हैं, बहुत सारी चीजें देते रहे हैं, दे रहे हैं और भविष्य में भी मिलती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पीएम मोदी रायगढ़ में 6,350 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम में मंच पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे। उन्होंने बेहद आत्मीयता के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया, उनकी मौजूदगी को सौभाग्य बताया और इसके बाद सिंहदेव ने वो बात कही जिसने छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से फैलाए गए हर झूठ को बेनकाब कर दिया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। राज्य सरकार ने अगर कोई काम किया तो बतौर हक, केंद्र सरकार ने हाथ कभी तंग नहीं रखा। देते रहे हैं, दे रहे हैं और भविष्य में भी मिलती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज रेल कॉरिडोर, 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक, सिकल सेल के ग्रसित नागरिकों को उनकी बेहतर प्रचार, पहचान और बेहतर उपचार के लिए जो कार्ड का सिलसिला चालू है, उसमें आज आपने अपनी उपस्थिति से गति दी है। टीएस सिंहदेव ने सिकल सेल के लिए केंद्र की ओर से किए गए प्रयासों की तारीफ की और ये भरोसा जताया कि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य हर क्षेत्र में मिलकर काम करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में हमने अभी ये पाया है कि लगभग हर 10 में एक व्यक्ति सिकल सेल से ग्रसित हैं। ये आदिवासी समाज के भी हैं, पिछड़े वर्ग के भी हैं, अन्य समाज के भी हैं और इनके लिए केंद्र के माध्यम से ध्यान आकर्षित करके जो काम हो रहा है, हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था में, केंद्र के मार्गदर्शन में राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सदैव काम करता रहा है और मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूँगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को उन्हीं के डिप्टी सीएम ने आईना दिखाया है, झूठ को बेनकाब किया है। इससे ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ राजनीति के लिए केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाती रही है, जनता को गुमराह करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में सनातन पर सियासी तूफान आया हुआ है। पीएम ने गांधी और सनातन को जोड़ा तो कांग्रेस अब गोडसे के बहाने बीजेपी को घेर रही है। बीजेपी ने भी वोटर को राक्षस बताने और श्राप देने वाले बयानों की याद दिला दी। देखिए रिपोर्ट। सनातन की लड़ाई अब गांधी और गोडसे तक आई। पीएम मोदी का बीना से इंडिया गठबंधन को सनातन पर घेरना घमंडिया गठबंधन को इतना नागवार गुजरा कि एमपी कांग्रेस प्रभारी और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला बेफर पड़े। उन्होंने बीजेपी को गोडसे का उत्तराधिकारी बता दिया
और बीजेपी पर ही भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा डाला। जिन लोगों के पूर्वजों ने जो असली में गोडसे के उत्तराधिकारी वो महात्मा गांधी की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास रहा है, हमने भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए हमेशा सीने पर गोली खाई है। महात्मा गांधी जी हों, वो इंदिरा गांधी जी हों, वो राजीव गांधी जी हों, उन्हें कोई अधिकार नहीं कि वो इस देश की परंपरा और संस्कृति को, भारतीयता को चुनौती दें। मैं पहले भी आपको हर रोज बोलता हूँ, हर बार जब आप आते हैं, सनातन परंपरा युग युगांतर से है और जब मैं और आप नहीं होंगे तब भी ये परंपरा रहेगी। सनातन पर छिड़ी जंग के बीच बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मैदान में आए। उन्होंने सनातन पर सवाल उठाने वालों को मानसिक बीमार बताया और इंडिया गठबंधन को भी लपेटा। तो बीजेपी ने भी सुरजेवाला के मतदाता को राक्षस बताने वाले बयानों की याद दिलाई और कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व को छद्म हिंदुत्व करार दिया। ये एक्चुअल में मानसिक बीमारी उन लोगों की जो इस प्रकार के बयान देते हैं। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ, सनातन धर्म कभी भी समाप्त नहीं हो सकता और मोदी जी के नेतृत्व में सनातन धर्म का झंडा सारे विश्व में लगेगा। मुझे लगता है कि ऐसे नेताओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना बेकार है। ये मध्य प्रदेश की जनता है जिसको राक्षस बताया है और बेटियों की जहां पूजा मध्य प्रदेश में होती है उनको गाली देकर भाषण दिया है, उनको माफ करने वाले हम हैं नहीं। इसलिए ये गाली गलौज की भाषा, ये बेकार की भाषा हम स्वीकार करने वाले नहीं हैं। मध्य प्रदेश की चुनावी समर में गांधी गोडसे ही नहीं, राक्षस और शराब भी आ गया। घमंडिया पर चर्चाएं तो पहले से हैं। इन सब के बीच सियासत में सनातन को लेकर तूफान चल रहा है, लेकिन सियासी पंडितों की माने तो ये लड़ाई 23 ही नहीं, उससे भी लंबी चलेगी। भोपाल से वासु चौरे, शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियों के बीच लिस्ट पर मंथन लगातार जारी है। बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुकी है, जबकि कांग्रेस की लिस्ट अभी होल्ड पर है। इस पर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। एमपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सूची पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। कांग्रेस ने हालांकि अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की, लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस भी पहली लिस्ट तैयार करने की तैयारी में है। बीजेपी ने इस पर तंज कसा। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और पार्लियामेंट्री बोर्ड के माध्यम से लिस्ट जारी की जाती है, लेकिन कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। हर नेता अपनी सूची लेकर घूम रहा है। दोनों सूचियां आने के आधार अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। सामूहिक नेतृत्व के आधार पर जो पार्टी का एक व्यापक हित होता है उस पर निर्णय लेते हुए पार्लियामेंट्री बोर्ड के माध्यम से सूची देता है। कांग्रेस विभिन्न गुटों में बटी हुई है, तो दिग्विजय सिंह जी अपनी सूची लेके घूम रहे हैं, कमलनाथ जी अपनी और अन्य नेता अपनी। बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया। कांग्रेस नेता जेपी नरोपिया ने कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वे उम्मीदवार बनना चाहते हैं, जबकि बीजेपी में उम्मीदवार नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूत उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। जहां लोगों को उत्साह होता है, जहां उम्मीद होती है, वहां ज्यादा वातावरण बनता है। कांग्रेस पार्टी में आज बच्चा इस बात को जानता है कि आने वाली सरकार कमलनाथ जी की सरकार है, कांग्रेस सरकार है, तो हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह है और बहुत से ज्यादा उम्मीदवार बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बहुत अच्छा मौका है। भारतीय जनता पार्टी में तो लोग ही नहीं मिल रहा उनको उम्मीदवार, तो घोषणा कर देते हैं किसी की भी, कर दी, पिछले 39 ही करी, वो 39 विरोध हो रहा है, अब फिर दोबारा बनाना है। इनके यहाँ उम्मीदवार नहीं है, सब फर्जी उम्मीदवार चल रही है इनके यहाँ। कांग्रेस पार्टी जिस दिन घोषणा करेगी एक मजबूत उम्मीदवारों करेगी, हमें क्यों सरकार बनाना है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनाना है। बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर कांग्रेस से आगे है और अब दूसरी लिस्ट जारी करने की भी तैयारी है। बताया जा रहा है कि इस लिस्ट में 50 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट अभी तक होल्ड पर है। इस पर बयानबाजी का दौर लगातार जारी। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल।
अनंतनाग एनकाउंटर 3 दिन से चल रहा है और अभी भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ जवानों की लगातार जारी है। आतंकवादियों पर ड्रोन से प्रहार भी हो रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर भी दागे जा रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ सेना का सबसे बड़ा एक्शन। कभी रॉकेट लॉन्चर से हमले किए जा रहे हैं तो कभी ड्रोन से पहाड़ी पर बमबारी हो रही है। इतना तय है कि आतंकी अब बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जमीन से लेकर आसमान तक घेराबंदी कर दी गई। सेना के जवानों ने कोकेरनाग इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। 3 आतंकियों के छिपने की खबर है। माना जा रहा है कि आतंकवादी गडोले के जंगल में पहाड़ की एक प्राकृतिक गुफा में छिपे हुए। सेना और पुलिस ने इलाके की चारों ओर से कड़ी घेराबंदी कर दी है। गोलियों की तड़तड़ाहट हो रही है। ऑपरेशन में आधुनिक उपकरणों की मदद ली जा रही है। छिपे आतंकियों में से एक नागम कोकरनाग का रहने वाला उजैर खान है। दावा किया गया है कि पिछले साल लश्कर में शामिल हुआ था। इस इलाके में विदेशी आतंकियों के ग्रुप के होने की भी बात सामने आ रही है। कोकरनाग में जिस स्पॉट पे ऑपरेशन चल रहा है उसमें जबरदस्त अभी धमाका हुआ। ऐसा लगता है कि आईईडी धमाका हुआ। लगातार इस एरिया को टारगेट किया जा रहा है। लगता है कि वहीं पे मिलिटेंटों का हाइड आउट है, जिसको लगातार तबाह करने की कोशिश की जा रही है। कल भी जबरदस्त धमाके इसी स्पॉट पे हुए और अभी एक जोरदार धमाका यहाँ पे हुआ। पहले हमने देखा कि यहाँ पे हेक्साकॉप्टर जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा था और उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। लगातार ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। अभी आज तीसरा दिन है और पूरा इस पे सुरक्षा बल लगे हुए हैं। आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ लगी हुई है। अभी हमने देखा कि एक हेक्साकॉप्टर ऊपर से आया और थोड़ी देर वहां पे रुक के उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। यानी कि पूरा यहां पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हो सकता है कि पूरा फुटेज या जो स्पॉट है उसको हेक्साकॉप्टर के जरिए देखा जा रहा था और उसके बाद आईईडी जो है वो ट्रिगर कर दी गई। हमने कल देखा कि हेक्साकॉप्टर के जरिए ही यहां पे फायरिंग की जा रही थी। इस स्पॉट पे लगातार इसी स्पॉट को टारगेट किया जा रहा है जहां पे बॉडीज रिट्रीव हुई फौजी अफसरों और पुलिस अफसर की। वहां पर ही लगातार प्रहार किया जा रहा है, वहां पर ही लगातार अटैक किया जा रहा है और जोरदार धमाका। कल भी हमने देखा कि काफी सारे धमाके उधर ही हुए, इर्द गिर्द इसी स्पॉट पे फायरिंग हो रही थी। क्या यहाँ पे अभी कोई ऐसी गुफा है जिसको टारगेट किया जा रहा है? ये अभी ऐसा लगता है, क्योंकि कल भी काफी सारे धमाके इसी स्पॉट पे हुए, एक के बाद एक धमाका यहाँ पे हो रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं, ये बिल्कुल वही स्पॉट है। इस सर्च ऑपरेशन में ड्रोन सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसी की मदद से जंगल के हर इलाके पर जवानों की नजर है। इस ड्रोन को भारतीय सेना ने इजराइल से खरीदा था। ये 200 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरता है और 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। गुरुवार को भी दिन भर गोलीबारी की आवाजें सुनाई देती रही। सेना ने जिस तरह आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रखा है उससे साफ है कि जल्द ही उन्हें जहन्नुम की सैर कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिशन सूर्य के लिए पहुंचा स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 की ऑर्बिट एक बार फिर से बढ़ाई गई है, जिससे यह पृथ्वी से और दूर पर चला गया। आदित्य मिशन सूर्य पर निकले स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 ने एक और पड़ाव छू लिया है। इसरो ने चौथी बार उसकी ऑर्बिट को बढ़ाया है। रात करीब 2:15 बजे इसरो के वैज्ञानिकों ने यान को दूसरी कक्षा में भेज दिया, जिसके बाद आदित्य L1 पृथ्वी की 256 गुणा 1,21,973 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया है। यानी कि अब उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 256 किलोमीटर तो वहीं सबसे ज्यादा दूरी 1,21,983 किलोमीटर हो गई है। इसरो ने आदित्य की ऑर्बिट बढ़ाने के लिए तीसरी बार थ्रस्टर फायर किए हैं। अब 19 सितंबर को स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट को बढ़ाया जाएगा। आदित्य L1 को 2 सितंबर के दिन PSLV C-57 के एक्सेल वर्जन वाले रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड लेकर गया है, जिसमें से 4 पेलोड सूर्य पर नजर रखेंगे।
आदित्य L1 को सूर्य की कक्षा में पहुंचने में 105 दिन का समय लगेगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य के परिमंडल के दूर से अवलोकन और L1 यानी कि सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा का वास्तविक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। L1 सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी कि 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी के L1 पॉइंट के चारों ओर एक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये ऐसा पॉइंट है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण असरदार नहीं होता। अंतरिक्ष में मौजूद इस पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण बलों का बैलेंस होने के चलते स्पेसक्राफ्ट जैसी चीजें यहां पर रह सकती हैं, जिससे ईंधन की खपत भी कम होती है। मिशन आदित्य सूर्य के रहस्यों को उजागर करने वाला साबित होगा। वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि वो रहस्य भी खोलेगा, जिससे कि दुनिया अभी तक अनजान है। सूर्य मिशन से कई फायदे होने वाले हैं। सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट को अनजान खतरों से बचाने में मदद मिलेगी। सौर खतरा आने से पहले ही उसकी सूचना मिल जाएगी। गैलेक्सी के सटीक तारों की जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही सौर ऊर्जा की ताकत का भी पता चल जाएगा। हिंदुस्तान की चांद पर कामयाबी की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी है। अब मिशन सूर्य भी भारतीय अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत ने पिछले दिनों G20 का सफल आयोजन किया। इस आयोजन के बाद पाकिस्तान ने भी मान लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड लीडर हैं। पाकिस्तान की जनता भारत और पीएम मोदी को सलाम कर रही है, कह रही है कि पीएम मोदी ने भारत की तस्वीर बदल कर रख दी है, तो दूसरी तरफ अपनी सरकार को कोस भी रही है। दुनिया में गूंजा भारत का नाम, बज गया डंका, मान गया पाकिस्तान। दुनिया में बस एक ही नाम, कंगाल पाकिस्तान, भारत का गुणगान। पाकिस्तान बोल रहा है, वहां का बच्चा बच्चा बोल रहा है, भारत का डंका बजा है। अब तो पाकिस्तानियों ने भी तारीफ कर दी है शिखर सम्मेलन की शानदार मेजबानी की। भारत में हुए G20 की सफलता के बाद पूरी दुनिया भारत का गुणगान कर रही है। कसीदे पढ़े जा रहे हैं। पाक के लोग भारत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अमेरिकन सदर गया, सऊदी अरब का शहजादा गया और इस तरह दूसरे सरबराह मुल्क आए तो पहली दफा बड़े अरसे बाद आते हैं। तो ये एक ऑनर होता है उस मुल्क के लिए, जिस मुल्क में पूरी दुनिया के जो 20 मुल्कों के जो टॉप 20 हैं वो लोग पहुंचते हैं और वो पहुंच के एक ऑनर तो होता है उसका। लेकिन देखिए, बहरहाल मैंने जिस तरह कहा कि मईशत के ऊपर फर्क तो आता है, जारी बात वो मैंने जैसा कि सौदे होते हैं तो उसका इंडिया को फायदा तो होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं उसको फायदा होगा, इंडिया को बहुत फायदा होगा। कोई पीएम के सफल नेतृत्व की तारीफ कर रहा है तो कोई अपने ही देश को कोस रहा है। वैसे भी पाकिस्तान अब तक के सबसे खराब आर्थिक दौर से गुजर रहा है। कंगाल पाकिस्तान में आम नागरिकों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में पाकिस्तान के आम नागरिक अगर G20 सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की तारीफ करें तो गलत क्या? हाँ, ये बात अलग है कि वे भारत की प्रशंसा करते करते अपने देश की सरकार को कोस रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जब इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो माशी सतह पे हों, तो वो तो जाहिर है पूरी दुनिया में उनका चीज़ें जो है ना, लोग उनको उसी अंदाज से देखते हैं कि ये आगे बढ़ रहे हैं लोग और उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी जो मौजूदा बहरान से हम गुजर रहे हैं, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। पाकिस्तानी ने भी मान लिया है, ये भारत के लिए गर्व की बात है। एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ पाक बदहाल हो रहा है। भारत में G20 जैसे आयोजन हुए तो पाकिस्तान में कोई जाना नहीं चाह रहा है। पाकिस्तानी भी मान रहे हैं भारत ने अच्छा कदम उठाया है, ये भारतीयों के लिए गर्व का पल था। भारत से जो तस्वीरें आई हैं, पीएम मोदी की दुनिया के नेताओं के साथ जो तस्वीरें आई हैं, वो दुनिया को आधुनिक भारत की तस्वीर दिखाने में कामयाब रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।